हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म आउट ऑफ सिलेबस में स्वागत है। जैसा कि सभी को ज्ञात है कि एमपीपीएससी द्वारा जो एमपी सेट परीक्षा का आयोजन किया जाना है, उसके लिए नवीन तिथि 1 मार्च घोषित कर दी गई है। और इसके पहले जो तिथि थी उसमें बदलाव किया गया था, इसलिए हमको बिना किसी लेट लतीफ़ी करने की बजाय हमको अपने टारगेट पर फोकस करना चाहिए। और जिन छात्रों ने अभी यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दिया होगा, तो उनकी तैयारी जो कंटिन्यू है उसी को बरकरार रखते हुए, और जिस तरीके से सेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस तरीके से जो मैंने कुछ नोट्स तैयार किए थे अपनी तैयारी के दौरान। और मैं आपको बताऊं कि मेरा नाम पूर्ण प्रताप सिंह है, और नेट, इसके अलावा सेट और एमपी टेट, ये सब परीक्षाएँ मैंने पास की हैं। और जो पहली बार अभी 2022 में सेट का एग्ज़ाम हुआ था वो मैंने क्वालिफाई किया था, जो कि प्रथम प्रयास में ही क्वालिफाई किया था। इसलिए अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे आपको निश्चित ही बेनिफिट होगा। और इस श्रृंखला में हम शॉर्ट नोट्स को एक रिवीजन के तौर पर डिस्कस करेंगे, तो आपके लिए ये भी बेनिफिशियल रहेगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम आज की इसने सेशन की ओर। तो इसका जो पहला पॉइंट है कि अधिकार वह है जिनकी हम दूसरों से तथा दूसरे हमसे अपेक्षा करते हैं। तो यह एक हाव हाउस का कथन है कि अधिकार वह है जिनकी हम दूसरों से तथा दूसरे हमसे अपेक्षा करते हैं, ऐसा हाव हाउस कहते हैं। ऐसे कथन पूछे जाते हैं पेपरों में, और ये जो मैंने इसका संग्रह किया है यह विभिन्न परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्न हैं और उनके तथ्य हैं ये, इसलिए आप इनको रिवीजन के तौर पर तैयार करते चलिए। फिर है आपका एक कथन है कि राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान का वह अंग है जो राज्य के आधारभूत तत्वों तथा शासन के सिद्धांतों का विवेचन करता है। एक कथन पॉल जेनेट का है। तो पॉल जेनेट क्या कहते हैं कि राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान का वह अंग है जो राज्य के आधारभूत तत्वों तथा शासन के सिद्धांतों का विवेचन करता है। यानी ये थिंकर्स हैं जो इनने राजनीति विज्ञान के बारे में अपनी अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, और अपरिभाषाएं भी पूछ ली जाती हैं, इसलिए इनको तैयार कर लेना चाहिए। फिर गार्नर का एक प्रसिद्ध कथन है कि राजनीति शास्त्र का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है। यानी जो राजनीति का संबंध है उसका अंत और प्रारंभ भी कहाँ से होता है? राज्य के साथ होता है। राज्य की घटनाओं के बारे में जो हम पढ़ते हैं वही तो राजनीति है ना, ऐसा गार्नर महोदय कहते हैं। फिर एक गिलक्राइस्ट का कथन है, इन्होंने क्या परिभाषा दी है? राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार के संगठन की सामान्य समस्याओं से संबंधित है। यानी राज्य और सरकार के जो संगठन हैं उनके बीच जो समस्याएं होती हैं उनसे संबंधित है आपकी राजनीति, ऐसा गिलक्रिस्ट कहते हैं। फिर एक अन्य थिंकर है लॉस्की, H.J. लॉस्की, इन्होंने एक नई परिभाषा दी है राजनीति की। वो कहते हैं कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन का संबंध संगठित राज्यों से संबंधित मनुष्य के जीवन से है। यानी लॉस्की क्या कहते हैं कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन का संबंध संगठित राज्यों से संबंधित मनुष्य के जीवन से है, ऐसा लॉस्की ने राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में अपनी परिभाषा प्रस्तुत की है। फिर एक कथन है लेनिन का, जो कि एक मार्क्सवादी विचारधारा से संबंधित हैं, और इन्होंने कहा है कि जब तक राज्य बना रहता है तब तक स्वतंत्रता का अस्तित्व नहीं रहता है, और जहाँ स्वतंत्रता विद्यमान रहती है वहाँ राज्य का अस्तित्व नहीं होगा, ऐसा लेनिन कहते हैं। ओके, यानी ये राज्य को कम पसंद कर रहे हैं, क्योंकि जो मार्क्सवाद है वह राज्य के अधिकार क्षेत्र को कम करने की बात करता है। क्योंकि राज्य व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र को कम करता है, उसकी स्वतंत्रता को सीमित करता है,
और राज्य को एक बुर्जुआ वर्ग के रूप में मार्क्सवाद देखता है जो कि सर्वहारा का शोषण करता है। इसलिए लेनिन कहीं ना कहीं राज्य के खिलाफत में बात कर रहे हैं। और लेनिन ने ही जो सोवियत संघ की क्रांति थी, जिसको बोल्शेविक क्रांति कहते हैं, 1917 में इन्हीं के नेतृत्व में वह क्रांति हुई थी। फिर एक अन्य तथ्य है, जो महात्मा गांधी ने आश्रम स्थापित किए थे और वह आश्रम उनका जो स्थापना का वर्ष है वह भी दिया गया है। इसको आप तैयार कर लें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी नेट के एग्ज़ाम में भी विभिन्न सारे ऐसे क्वेश्चन आए हैं कि उनका क्या बोल सकते हैं कि डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर में लगाना था। तो इनको आप तैयार करिए। इनके आश्रम है, पहला है फिनिक्स आश्रम जो कि 1904 में स्थापित हुआ था। फिर टोल्स्टॉय आश्रम, ये 1910 में स्थापित हुआ था। फिर कोचरब आश्रम, ये 1915 में स्थापित हुआ था। और फिर है आपका सेवाग्राम, 1936 में स्थापित हुआ था। इसके अलावा इनके साबरमती आश्रम है और वर्धा आश्रम है। इनको आप तैयार करें और ध्यान रखें। फिर आपके रूसों से संबंधित कुछ तथ्य हैं। तो रूसो ने क्या कहा है, इनकी एक पुस्तक है डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वलिटी, जो कि 1755 में इनके द्वारा लिखा गया था। यानी असमानता की उत्पत्ति के बारे में बात कर रहे हैं कि असमानता कहाँ से उत्पन्न होती है। और ये तार्किक मनुष्य को बुरा मानते हैं, बोलते हैं कि विज्ञान और तर्क ने इस सारी सृष्टि को विकृत कर दिया है, उसका स्वरूप चेंज कर दिया है। और रूसो, जो जे रूसो हैं, उनको संप्रभुता का उच्च धर्माध्यक्ष भी कहा गया है। रूसो से संबंधित जो लोकप्रिय संप्रभुता है, पॉपुलर सॉवरेनिटी, ये भी उससे जुड़ी हुई है। लोकप्रिय संप्रभुता जे रूसो से संबंधित है। इसको आप तैयार करें, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर उपयोगितावाद से जुड़े हुए हैं आपके जे.एस. मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल। और इन्होंने क्या कहा है कि यह सभी के हितों को बढ़ावा देता है तथा किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है। उपयोगिता के बारे में ऐसा जे.एस. मिल कहते हैं। जेरेमी बेंथम भी उपयोगितावाद से जुड़े हुए हैं। और हम इसको पढ़ चुके हैं कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य तथा सरकार का अध्ययन किया जाता है। इसको गिलक्रास्ट ने इसको कहा है। फिर डिमाग, तो डिमाग का इनका कथन है, क्या कह रहे हैं कि राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य तथा उसके यंत्र सरकार से है। देखिए थोड़ा थोड़ा सा अंतर है इसमें, इन परिभाषाओं में ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी हमको या तो आप कोई कीवर्ड सेट कर लें तो उससे थिंकर का नाम और उसके जो शब्द हैं उसको हम याद कर पाएंगे। दिमाग का जो परिभाषा दी है राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में, कह रहे हैं कि राज्य तथा उसके यंत्र सरकार से राजनीति विज्ञान का संबंध है। मैटलैंड है, मैटलैंड ने एक अनोखी चर्चा की है राजनीति विज्ञान के बारे में। वो कह रहे हैं कि जब मैं राजनीति विज्ञान शीर्षक के अंतर्गत परीक्षा प्रश्नों को देखता हूं तो मुझे प्रश्नों के प्रति नहीं वरन शीर्षक के प्रति खेद होता है। वो कह रहे हैं कि ये विज्ञान जैसा कुछ है ही नहीं इसमें, फिर भी आप राजनीति के पीछे विज्ञान लगा रहे हैं, ये आलोचना कर रहा है, सब मैटलैंड कहता है। फिर आपका ब्रोगन ये कुछ कह रहे हैं, ये कहते हैं कि एक मिनट ध्यान दें इसको। मैटलैंड ने तो ऐसा कहा है। मैटलैंड के अलावा भी और कुछ लोग हैं, जैसे कि मैटलैंड है, बर्क है, वकल है, मैकेनी है और काम्टे है, एमास, बियर्ड, मोस्का, ब्रोगन। ये राजनीति विज्ञान को विज्ञान की श्रेणी में नहीं रखते हैं। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन विज्ञान की श्रेणी में रखता है, कौन नहीं रखता है। तो मैटलैंड, वर्क, वकल, मैकेनी और काम्टे, एमास, बियर्क, मोस्का, ब्रोगन। फिर ये बक्कल का एक कथन है, वह कह रहा है कि राजनीति विज्ञान को विज्ञान मानना तो दूर, यह कलाओं में भी सबसे बहुत पिछड़ी हुई है।
ऐसा वक्कल कह रहा है। फिर आपका गैटेल ने एक कथन दिया है, वो क्या कह रहे हैं कि राजनीति विज्ञान हमें बतलाता है कि पिछले समय राज्य का क्या क्या रूप रहा है, इस समय उसका क्या स्वरूप है और उसका आदर्श स्वरूप क्या होना चाहिए। ऐसा कौन कह रहा है? गैटेल, है ना। यानी जो पहले चीज़ें घट चुकी हैं उसी को हम पढ़ते हैं आगे, और जो आज हो रहा है उसका स्वरूप क्या है, इसके बारे में हम राजनीति में पढ़ते हैं, और उसमें क्या सुधार हो सकता है, ये सब हम गैटेल की इस परिभाषा के माध्यम से समझ सकते हैं। फिर एक पाश्चात ग्रीक थिंकर हैं और वो अरस्तु, क्या कहते हैं? ये राजनीति विज्ञान को मास्टर साइंस कह रहे हैं और उसी को सर्वोच्च विज्ञान भी कहते हैं। बर्नार्ड शॉ क्या कहते हैं राजनीति के बारे में? वो कहते हैं कि मानवीय सभ्यता को सुरक्षित रख सकने वाला विज्ञान राजनीति विज्ञान है। ऐसा बर्नार्ड शॉ कहते हैं कि मानवीय सभ्यता को सुरक्षित रख सकने वाला विज्ञान है। लाशवेल, इन्होंने शक्ति के विज्ञान के रूप में राजनीति को परिभाषित किया है और वो बोल रहे हैं कि शक्ति के संदर्भ में किया जाने वाला राजनीतिक कार्य राजनीति है, ऐसा लाशवेल ने कहा है। चार्ल्स ई मरियम, जो कि व्यवहारवाद से जुड़ी हुई विचारक हैं, इन्होंने क्या कहा है? न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स, जो कि इनकी पुस्तक है 1925 में लिखी गई है। व्यवहारवाद का नारा है, ये पूछा गया है क्वेश्चन, ध्यान रखें आप, ये लगभग सभी कुछ फैक्ट या क्वेश्चन जो हैं इनको पूछा जा चुका है, इसलिए आप इनको ध्यान से पढ़ें और सुनें। व्यवहारवाद का नारा है कि स्पष्ट होने से गलत होना अच्छा है, और उत्तर व्यवहारवाद का नारा है कि अप्रासंगिक होने से अस्पष्ट होना श्रेष्ठ है। यानी व्यवहारवाद क्या कह रहा है कि अस्पष्ट होने से गलत होना अच्छा है, और उत्तर व्यवहारवाद कहता है कि अप्रासंगिक होने से अस्पष्ट होना ज़्यादा अच्छा है। मतलब अगर प्रासंगिकता नहीं है किसी चीज़ की, तो किसी विचार की, तो अस्पष्ट होना ज़्यादा सही है। उसका जब कोई यूजलेस कोई थॉट है उसका कोई महत्व नहीं है। ओके। राजनीति की परिभाषा बिस्मार्क के द्वारा है कि संभव की कला के रूप में इन्होंने राजनीति विज्ञान को परिभाषित किया है कि द आर्ट ऑफ पॉसिबल, ऐसा बिस्मार्क कहते हैं। आप मुझे बताएं कि बिस्मार्क ने किस देश का एकीकरण किया था और भारत के किस व्यक्ति को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है? जेम्स ब्राइस का कथन है राजनीति शास्त्र के संबंध में कि राजनीति शास्त्र इतिहास एवं राजनीति के बीच स्थित है, अतीत और वर्तमान के बीचों बीच है, ऐसा जेम्स ब्राइस ने कहा है। आई ब्राउन कुछ कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र का संबंध वस्तुओं से है जबकि राजनीति शास्त्र का संबंध लोगों से है। एक का संबंध कीमतों से है तो दूसरों का संबंध है मूल्यों से, ऐसा आई ब्राउन कहते हैं। देखिए, कोई भी कथन हमको एकदम से याद नहीं होता है, उसको बार बार पढ़ के, सुन के और उनके कीवर्ड को दिमाग में रख के याद होता है वो। शिकागो विचारधारा, जो कि व्यवहारवाद से जुड़ी हुई है, और इसमें जो अर्थशास्त्री थे मिल्टन फ्रीडमैन और जॉर्ज स्टिगलर। अभी हमने दिमाग के बारे में पढ़ा था कि दिमाग क्या कहता है, राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से है या फिर यंत्र सरकार से है। देखिए, शब्द बदल के इसने दोबारा पूछा था इसको पेपर में, यंत्र सरकार या साधन सरकार से कौन चर्चा कर रहा है राजनीति विज्ञान के बारे में? दिमाग। राजनीति को शक्ति के विज्ञान के रूप में कौन परिभाषित कर रहा है? एक कैटलिन कर रहा है कि शक्ति का विज्ञान है आपका राजनीति।
द फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ऐसा कैटलिन कहते हैं, द फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल साइंस। डेविड ईस्टन ने राजनीतिक सिद्धांत के ह्रास की संकल्पना का विकास किया, यानी कि राजनीतिक सिद्धांतों का पतन हो रहा है, ऐसा वो क्या कह रहा है, डेविड ईस्टन कह रहा है। हंटिंगटन कह रहा है कि ये आधुनिकीकरण के कारण राजनीति का पतन हो रहा है। डेविड एप्टर राजनीतिक आधुनिकीकरण की बात कर रहे हैं। पावेल कह रहे हैं कि संरचनात्मक प्रकार्यात्मक सिद्धांत एवं राजनीतिक संस्कृति के बारे में आमंड पावेल ने चर्चा की थी ना। फिर यूनेस्को ने राजनीति विज्ञान का क्षेत्र 1948 ईस्वी में निर्धारित किया, जिसमें उसने क्या क्या रखा है, राजनीति के सिद्धांत, राजनीतिक संस्थाएं, राजनीतिक दल, समूह एवं लोकमत और अंतर्राष्ट्रीय संबंध। 1948 में यूनेस्को ने राजनीति विज्ञान का क्षेत्र निर्धारित किया है। एक क्वेश्चन पूछा गया है, इतिहासकार राजनीति विज्ञान के बिना फल नहीं तथा राजनीति विज्ञान का इतिहास के बिना जड़ नहीं, ऐसा सीले कहते हैं, है ना। वो इतिहास और राजनीति को आपस में संबंधित कर रहे हैं कि कह रहे हैं कि इतिहास का राजनीति विज्ञान के बिना फल नहीं तथा राजनीति विज्ञान का इतिहास के बिना जड़ नहीं। राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र को कौन परिभाषित किया है, इसके विषय क्षेत्र में क्या क्या शामिल आता है, राज्य है, मूल, सरकार, निर्णय निर्माण और राजनीतिक दल। हेरोल्ड लासवेल का एक कथन है, कौन क्या कब कैसे प्राप्त करता है यह राजनीति का विषय है, यानी किसको कब क्या प्राप्त होगा ये राजनीति डिसाइड करती है। और इन्हें पुस्तक लिखी है, हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ। राजनीति मानव समुदाय द्वारा अपनी समस्याओं से निपटने की प्रक्रिया है, ऐसा लासवेल कह रहे हैं कि राजनीति मानव समुदाय द्वारा अपनी समस्याओं से निपटने की क्या है, प्रक्रिया है। एक अभिजन सिद्धांत है, और अभिजन सिद्धांत के समर्थक कौन है, लासवेल, मोस्का, शुम्पीटर और सी राइट मिल्स। अभिजन सिद्धांत कहता है कि राजनीति, समाज और जो भी संगठन होते हैं, किसी प्रकार के संस्थाएं होती हैं, उनका जो मुखिया होते हैं उनमें कुछ ही लोग काम करते हैं, और चाहे वो किसी निश्चित वर्ग से आते हों या शासन में पहले से काम कर रहे हों, उन्हीं के आगे के लोग भी आगे उनके पीछे पीछे आते जाते हैं। जैसे कि हम न्यायपालिका में देखते हैं कि कुछ ही परिवारों के व्यक्ति न्यायपालिका में स्थान प्राप्त कर पाते हैं, उनको अभिजन हम कह सकते हैं कि अभिजन है। नागरिक शास्त्र की उत्पत्ति जो हुई है वो सिविक और सिविटास शब्द से हुई है, वो लैटिन भाषा के शब्द हैं। ये नागरिक शास्त्र की उत्पत्ति की बात हो रही है। और राजनीति शब्द की उत्पत्ति हुई है पोलिस से, ये ग्रीक शब्द है, इनको पूछा गया है। पोलिस ग्रीक शब्द है और सिविटास है आपका लैटिन शब्द। तो सिविक्स जिसको हम नागरिक शास्त्र कहते हैं और पॉलिटी जिसको हम पोलिस कहते हैं, तो एक ग्रीक शब्द से और लैटिन भाषा से इनका संबंध है, इनको आप ध्यान रखें। नागरिक शास्त्र के शिक्षण का प्रमुख लक्ष्य अच्छे नागरिक तथा उच्च श्रेणी का नागरिक चरित्र उत्पन्न करना है, ऐसा कौन कह रहा है, विनिंग एंड विनिंग। वो कह रहा है कि नागरिक शास्त्र जो हम पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं उसका क्या काम है, तो उसका काम है कि अच्छे नागरिक को उच्च श्रेणी का नागरिक चरित्र यानी सिविक सेंस बेहतर होना चाहिए, क्योंकि सिविक सेंस जब तक बेहतर नहीं होगा, एक अच्छा समाज, एक अच्छी सरकार, सरकार से डिमांड करना, अपनी बात को रखना और एक बेहतर जनप्रतिनिधि तैयार करना, ये सब संभव नहीं है जब तक सिविक सेंस नहीं होगा। गार्नर कुछ कह रहे हैं, इनको सुनते हैं क्या कहते हैं। गार्नर ने कहा कि नागरिक शास्त्र अधिक और कम मानव ज्ञान की वह उपयोगी शाखा है जो नागरिक से संबंधित प्रत्येक चीज का वर्णन करती है ना, यानी मनुष्य से जुड़ी हुई सभी चीजों का वर्णन करती है, ऐसा गार्नर ने कहा है। प्रोफेसर पुंतांबेकर कहते हैं कि नागरिक शास्त्र नागरिकता का विज्ञान और दर्शन है। प्रोफेसर पुंतांबेकर इसको कहते हैं कि नागरिक शास्त्र नागरिकता का विज्ञान और दर्शन है।
ईस्टन ने 1969 में राजनीति विज्ञान में अपने प्रचंड संशोधन का वर्णन वास्तविक क्रांति के रूप में किया था। ये सन पूछी गई है 1969। वास्तविक क्रांति कहा था इन्होंने, क्योंकि व्यवहारवाद की शुरुआत हो चुकी थी और उसी को इन्होंने आगे बढ़ाया। डेविड ईस्टन का एक इनपुट आउटपुट मॉडल है, उसमें इनपुट और आउटपुट के जो प्रकार हैं उसको बताया है कि इनपुट क्या है, समाज और पर्यावरण से संबंधित है, मांग, समर्थन और पुनर्निवेश। आउटपुट निकलेगा उससे राजनीतिक व्यवस्था। फिर है आपका शिकागो स्कूल। शिकागो स्कूल व्यवहारवाद की आधारशिला से जुड़ा हुआ है और शिकागो के जो विद्वान हैं चार्ल्स मैरियम ने 1920-30 के दौरान व्यवहारवाद को शुरू किया, इसलिए इन्हें फादर ऑफ बिहेवियरल स्कूल कहा जाता है। और डेविड ईस्टन ने इसे एक सैद्धांतिक रूप प्रदान किया। यानी संस्थापक कौन है व्यवहारवाद का? जो व्यवहारवाद स्कूल है, यानी जो शिकागो स्कूल है, इसको व्यवहारवाद का जो संस्थापक मान सकते हैं हम चार्ल्स मरियम। डेविड ईस्टन क्या कह रहे हैं? डेविड ईस्टन कह रहे हैं कि राजनीतिक व्यवहार का अर्थ बौद्धिक प्रवृत्ति तथा ठोस शैक्षणिक आंदोलन दोनों हैं, ऐसा डेविड ईस्टन कहते हैं। अगस्ट काम्टे जो कि प्रत्यक्षवाद के प्रवर्तक हैं, अगस्ट काम्टे कह रहे हैं कि प्रेक्षण, प्रयोग व तुलना मुख्य विधियां हैं। बिलनसली के अनुसार दार्शनिक व ऐतिहासिक विधियां सही विधियां होती हैं। पुस्तकें हैं कुछ। आर्थर बेंटले की पुस्तक है द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। ग्राहम ब्लास की पुस्तक है ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स। कुछ व्यक्ति हैं और उनके उपागम हैं, तो जॉर्ज एस सेबाइन ऐतिहासिक उपागम से जुड़े हुए हैं, जॉर्ज कैटलिन समाज वैज्ञानिक उपागम से जुड़े हुए हैं, लियो स्ट्रास दार्शनिक उपागम से जुड़े हुए हैं और ग्राहम ब्लास मनोवैज्ञानिक उपागम से जुड़े हुए हैं। आमंड ने कुछ कहा है। आमंड कह रहे हैं कि प्रासंगिकता के सिद्धांत का संबंध उत्तर व्यवहारवाद से राजनीतिक व्यवस्था की संरचनाओं तथा प्रकारों के आधार पर कौन व्याख्या करता है, ऐसा आमंड ने कहा है। देखिए, व्यवहारवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कौन कर रहा है? जे.बी. वाटसन। इन्होंने व्यवहारवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया है जे.बी. वाटसन ने। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि किस शब्द का प्रयोग कौन कर रहा है, तो आप इसको ध्यान रखें। हन्ना अरेंट ये विचारधारा और राजनीतिक सिद्धांत के बीच असंगति की बात करते हैं। हन्ना अरेंट। माइकल ऑक्सफोर्ड ये अनुभव का दार्शनिक विश्लेषण करते हैं। माइकल ऑक्सफोर्ड अनुभव का दार्शनिक विश्लेषण। चार्ल्स मरियम ये व्यवहारवादी राजनीतिक विज्ञान की बौद्धिक जनक है। व्यवहारवाद द्वारा लगाए जा रहे राजनीतिक सिद्धांत के पतन का आरोप का प्रत्युत्तर किसने दिया? लियो स्ट्रॉस, माइकल ऑक्सफोर्ड और एरिक बोगलिन। क्योंकि राजनीतिक सिद्धांत के पतन की बात डेविड ईस्टन ने उठाई थी, लेकिन प्रत्युत्तर कौन दे रहा है? बोगलिन, लियो स्ट्रॉस और माइकल ऑक्सफोर्ड। फिर कुछ स्कूल हैं जैसे कि वियना सर्किल है, ये तार्किक अनुभववाद, तार्किक प्रत्यक्षवाद की बात कर रहे हैं। मोरिट्ज सिल्फ उससे जुड़े हुए हैं। कैम्ब्रिज स्कूल ये अभिजात वर्ग की विचारधारा से जुड़ा हुआ है और जॉन डन इसके स्कूल से जुड़े हुए हैं। फ्रैंकफर्ट स्कूल जो कि आलोचनात्मक और एक नव मार्क्सवादी विचारधारा से जुड़ा हुआ है। फ्रैंकफर्ट जो कि जर्मनी में, और ये संबंध आप समझ सकते हैं कि जर्मनी यानी कि मार्क्स, कार्ल मार्क्स वहीं से संबंधित थे और एंजल जो उनके मित्र थे ये आलोचना कर रहे हैं, क्योंकि इनका जो विचार है वह कहीं ना कहीं भौतिकवाद से जुड़ा हुआ है। शिकागो स्कूल इससे हेरोल्ड लासबेल जुड़े हुए हैं जो कि व्यवहारवाद से जुड़ा हुआ है। फिर आपका एडवर्ड अगस्टस फ्रीमैन एक कथन कह रहे हैं,
इतिहास अतीत की राजनीति है और राजनीति वर्तमान का इतिहास है। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। इसको एडवर्ड ऑगस्टस फ्रीमैन कहते हैं कि इतिहास अतीत की राजनीति है और राजनीति वर्तमान का इतिहास है। इनकी पुस्तक है द हिस्ट्री ऑफ द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंग्लैंड। उत्तर व्यवहारवाद की अवधि पूछी गई है। ये कब है? 1960 से 1970 तक के बीच की है उत्तर व्यवहारवाद की अवधि। देखिए छात्रों, अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर आपको बेहतर लग रही हो, आपके लिए कुछ बेनिफिशियल हो, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। इसके पहले भी MP सेट के लिए हमने अपने चैनल पर 2022 और 2024 के प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन डाल दिया है, तो आप उसको देखें, आपके लिए बेहतर होगा। इसके अलावा नेट के लिए भी जो शॉर्ट नोट्स उपलब्ध कराए गए थे उसको भी आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट पर बना दी थी, तो आप उसको जाके देखें, क्योंकि सब्जेक्ट सेम है, क्वेश्चन का लेवल भी ऊपर नीचे होता है, तो आप उसको अध्ययन करेंगे, आपके लिए काम की चीज़ रहेगी वो। चलिए बढ़ते हैं। तो ईस्टर्न द्वारा व्यवहारवाद की 8 बौद्धिक आधारशिलाएं रखी गई थी। ये कौन कौन सी हैं? नियमितताएं हैं, सत्यापन है, तकनीकी है, परिमाणीकरण है, मूल्य है, व्यवस्थापन है, व्यवस्थापन शोध पर आधारित है, शुद्ध विज्ञान है, समायोजन है या एकीकरण। ये 8 बौद्धिक आधारशिलाएं हैं व्यवहारवाद की। ऐसा ईस्टर्न ने कहा। इनको आप तैयार करें। कई बार पूछा गया है कि कौन नहीं है या कौन है। तो नियमितताएं हैं, सत्यापन, तकनीकी, प्रमाणीकरण, मूल, व्यवस्थापन, शोध पर आधारित, शुद्ध विज्ञान, समायोजन। ईस्टर्न ने क्या कहा है कि 19वीं सदी वैज्ञानिक विधि का युग है। 19वीं सदी को वो वैज्ञानिक विधि का युग कह रहे हैं। लासवेल क्या कह रहे हैं? लासवेल ने कहा है कि राजनीति विविधता संघर्ष के बारे में है और अभाव इसके अस्तित्व का आवश्यक तत्व है। यानी कि संघर्ष के कारण ही तो राजनीति होती है ना। अब लोगों ने कई बार सुना होगा आम बोलचाल की भाषा में कि वो लोग बोलते हैं कि राजनीति मत कीजिए, तो वो सिर्फ इसलिए कि वो संघर्ष का दौर है, उसमें वस्तुओं की कमी है, अभाव है और हर किसी को संसाधन चाहिए। शिकागो स्कूल की जो व्यवहारवादी दृष्टिकोण की स्थापना चार्ल्स मरियम ने की है। इनकी पुस्तक है हिस्ट्री ऑफ अमेरिकन पॉलिटिकल थ्योरीज, द अमेरिकन पार्टी सिस्टम, न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स। ये हमारा आज का वीडियो सेशन था। उम्मीद है आपको बेहतर लगा होगा और आगे भी आपको 1 मार्च तक और सारा कंटेंट उपलब्ध कराएंगे जो आपके लिए सिलेक्टेड और लाभदायक रहेगा। कृपया करके यदि ये प्रयास आपको बेहतर लग रहे हों तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ऐसी आपसे अपेक्षा है। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। नमस्कार।